मुद्रा ने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि कौस्तुभ को अगले साल के क्वार्टरली एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। वो यूनिवर्सिटी के बैटल हाउस में वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग लेगा या फिर लॉजिक एंड रीजनिंग को डेवलप करने का स्किल भी चुन सकता है। उसका फ्यूचर तुम जैसे लूजर के साथ स्टक नहीं किया जा सकता मयंक। तुम केवल एक भारी पत्थर की तरह उसके पैरों में बंध जाओगे और उसे डुबो डालोगे। इतना कहकर मिस लोपामुद्रा ने मयंक के चेहरे पर एक तरस से भरी नजर डाली, क्योंकि इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के रास्ते अलग अलग होना अब तय था। मयंक को बुरा लगा और फिर भी उसने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लेकर मिस लोपामुद्रा से पूछा, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं कौस्तुभ के पैरों में बंधे हुए वजन की तरह हूं जो उसकी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनेगा? मिस लोपामुद्रा कुछ कहती उससे पहले ही कौस्तुभ पीछे से खड़ा हुआ और चिल्लाकर मिस लोपामुद्रा से बोला, आप चुप हो जाइए, लड़की है तो कुछ भी बोलेंगी क्या? कौस्तुभ की आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थीं और उसे देखकर लग रहा था कि अगर उसका बस चला तो इस वक्त वो मिस लोपामुद्रा को खंजर भी मार सकता था। मयंक ने बिना पीछे मुड़े उससे कहा, बैठ जा यार। और कौस्तुभ ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी सीट पकड़ ली। क्लास में कई स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे मयंक के वर्ड्स कौस्तुभ के लिए फाइनल वर्ड्स थे। तभी मयंक ने मिस लोपामुद्रा से कहा, मिस, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ऑफिशियली इस साल के क्वार्टरली एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करूंगा। क्लास के पीछे बैठे कौस्तुभ की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली 2 साल के बाद मयंक अपनी लाइफ को सीरियसली लेने वाला था। यूनिवर्सिटी के पिछले 2 सालों के दौरान हर कोई कौस्तुभ की असाधारण प्रतिभा के बारे में जान गया था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और साथ ही मार्शल आर्ट्स में भी उसका कोई सानी नहीं था। मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ वो केमिस्ट्री और आर्ट्स में भी उतना ही अच्छा था। उसकी नॉलेज का लेवल यूनिवर्सिटी के कई सीनियर लेक्चरर्स की टक्कर का था। वो मयंक का इकलौता दोस्त था और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फॉर्मूलाज और इक्वेशंस को आसानी से समझ लेता था और सॉल्व भी कर लेता था। लेकिन फिर भी मयंक को समझना इतना आसान कहां था? क्या मयंक चैलेंज को पूरा कर पाएगा या उसे झेलनी होगी इंसल्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर महाबली मयंक। नालंदा यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की क्लास में मिस लोपामुद्रा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही थी, जिसके बीच में उन्होंने मयंक को सोते हुए पकड़ा और फिर उसकी बदतमीजी पर उसे डांटा। बातों बातों में मयंक ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि वो इस बार के क्वार्टरली एग्जाम्स में हिस्सा लेगा। बात पूरी क्लास के साथ साथ मिस लोपामुद्रा तक के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि मयंक की परफॉर्मेंस कभी भी ऐसी नहीं रही थी कि उस पर काउंट किया जा सके। मयंक की बदतमीजी से मिस लोपामुद्रा नाराज भले ही थी, लेकिन वो बुरी इंसान नहीं थी। इसलिए किसी स्टूडेंट का नुकसान होते हुए वो अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। उसने मयंक को समझाने के लिए कहा कि वो एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं था। उसका शरीर बहुत कमजोर था, क्योंकि उसने पूरे साल में एक बार भी रेगुलर वर्कआउट में कभी हिस्सा ही नहीं लिया था। उसके साथ ही वो अपने 7 चक्रों को जागृत करने में अभी तक असफल रहा था और अभी तक पहले चक्र यानी कि मूलाधार पर ही अटका हुआ था। ऐसे हालात में अगर वो क्वार्टरली एग्जाम्स में भाग लेता तो उसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लोपामुद्रा ने मयंक के चेहरे पर एक नजर डाली और तरस खाते हुए एक आह भरी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर ये लड़का आज से भी मेहनत करनी शुरू कर दे तब भी इसके लिए देर हो चुकी है, क्योंकि इतना वक्त नहीं बचा था कि वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाए। कितनी भी मेहनत कर ले, 0 से हीरो बनने में वक्त लगता है और वक्त ही तो नहीं बचा था। तभी मयंक ने बोला, और अगर मैं पास हो गया तो? लोपामुद्रा सोचने लगी, ये बेचारा अति आत्मविश्वास से भरा हुआ ओवर कॉन्फिडेंट लड़का था। इसे पता ही नहीं था कि ये कहां लैक कर रहा था और क्या इसकी एबिलिटीज थीं और क्या इसके वीक पॉइंट थे। फिर भी लोपामुद्रा ने उसका दिल रखने के लिए कहा कि अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम अपनी मर्जी से जो चाहे करने के लिए फ्री हो। मयंक ने ऊपर से लेकर नीचे तक लोपामुद्रा की अट्रैक्टिव फिगर को देखा
और उसकी आंखों में चमक आ गई। न चाहते हुए भी उसकी आंखें वापस वहीं देखने लगीं जहां उसे नहीं देखना चाहिए था, और उसने बहुत कमजोर धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं जो भी करना चाहता हूं वो करना ठीक होगा? पूरी की पूरी क्लास की नजरें फिर से इस लड़के के चेहरे पर जम गईं। ये कैसा बदतमीज और अजीब तरह का लड़का था? इसकी इस बात का क्या मतलब था? कई लड़के उसे मन ही मन गालियां देने लगे। अगर उनका बस चलता तो वो सब मिलकर अभी उसे क्लास से खींचकर नीचे ग्राउंड में ले जाते और पीट डालते। एक बार गलती करने के बावजूद ये फिर से मिस लोपामुद्रा के साथ कैसी एम्बैरसिंग बातें कर रहा था। नेचुरली मिस लोपामुद्रा को भी अंदाजा था कि मयंक की नजर कहां थी। उसके दिल में जो थोड़ी बहुत दया इस लड़के के लिए आई थी वो एक ही पल में मर गई। उसकी खूबसूरत आंखों में फिर से गुस्सा आने लगा और वो मयंक को घूरते हुए बात को खत्म करने के इरादे से बोली, हाँ ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो कर सकते हो तुम, अगर पास हुए तो। मिस लोपामुद्रा ने मयंक को घूर कर देखा। ये लड़का आराम से मुस्कुरा रहा था। लोपामुद्रा को याद आया कि 2 साल पहले जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी में आया था तो उस समय सिर्फ 15 साल का था। सभी टीचर्स के सामने इसकी मुस्कान तब भी ऐसी ही मासूम और नेचुरल थी। जहां बाकी सभी न्यूकमर घबरा रहे थे, वहां ये बहुत कॉन्फिडेंट था। एंट्रेंस टेस्ट में इसके टैलेंट का लोहा सभी ने माना था, क्योंकि इसका आईक्यू और इसकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस सबसे ज्यादा थी। 2 साल पहले जब ये आया था तो इसके शरीर में लचीलापन था और ये चीजों पर बहुत ध्यान से फोकस करता था, जिसकी वजह से मार्शल आर्ट्स में इसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार था। लेकिन अब जब ये यूनिवर्सिटी में 2 साल बिता चुका था तो इसे मयंक का बैड लक कहें या उसका आलसीपन, लेकिन वो 2 साल पहले जैसा था अभी भी वैसा का वैसा ही था। मतलब उसने किसी भी एरिया में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया था। ज्यादातर टीचर्स का अब ये मानना था कि ये बहुत ज्यादा सुस्त और नालायक बच्चा था जो अक्सर क्लासेस में एब्सेंट ही रहता था। लेकिन हाँ, इसकी आंखों की चमक और मुस्कुराहट की मासूमियत अभी भी वैसी की वैसी थी। मिस लोपामुद्रा ने सवाल पूछा कि अगर तुम नहीं कर पाए तो? मयंक ने बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि क्या वो मयंक को चैलेंज कर रही थी या अपने वादे से पीछे हट रही थी। लोपामुद्रा को याद आया कि उसने अभी अभी मयंक को वादा किया था कि अगर वो ये चैलेंज जीत गया, यानी कि अगर वो क्वार्टरली एग्जाम्स में सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गया, तो वो अपनी मन मर्जी का काम कर सकता है, अपनी मर्जी चला सकता है। उसे यह भी याद आया कि कुछ ही देर पहले उसके दोस्त कौस्तुभ ने कहा था कि अगर यूनिवर्सिटी ने मयंक को सस्पेंड करने का फैसला लिया तो वो मयंक के साथ ही यूनिवर्सिटी से चला जाएगा। ये बात याद आते ही लोपामुद्रा की हंसी छूट पड़ी, जिसे उसने मुश्किल से कंट्रोल किया और फिर मयंक के पीछे बैठे कौस्तुभ पर एक नजर डाली और फिर बोली, आत्मविश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन तुम तो सीधे साधे बेचारे कौस्तुभ का फ्यूचर ही खतरे में डाल रहे हो। कौस्तुभ अपनी क्लास का ही बेस्ट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो वो अपने छठे चक्र को जागृत कर चुका था, जो क्लास के सबसे अच्छे बच्चों से भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी। मिस लोपामुद्रा भी अभी छठे चक्र को जागृत करने के प्रोसेस में थी। अभी उसका चक्र जागृत हुआ नहीं था। हालांकि मिस लोपामुद्रा के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से सब लोग यही कहते थे कि वो छठा चक्र जागृत कर चुकी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो उस पर काम कर रही थी। कौस्तुभ सोचने लगा, उसने यूनिवर्सिटी में आने के लिए और यहां पर भी सबसे अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और अभी भी कर रहा था। उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, ऐसा वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। वो मन ही मन सोचने लगा कि मयंक ने वादा तो कर दिया है, लेकिन क्या वो इसे पूरा भी कर पाएगा? बिना तैयारी के वो एग्जाम में क्या गुल खिलाएगा? मिस लोपामुद्रा वापस पोडियम पर चली गई और उसने अपनी खूबसूरत आंखों से क्लास के स्टूडेंट्स को देखा और फिर कहा, क्वार्टरली एग्जाम्स में अब सिर्फ 1 महीना ही बचा है। प्लीज अपने टाइम को दिमाग लगाकर इस्तेमाल करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें और जिन चीजों में आप वीक हैं उन्हें बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आप ये सोचेंगे कि फाइनल एग्जाम्स तक आप मेहनत कर लेंगे तो याद रखिए
तब एक और नया बैच आ जाएगा और आप यकीनन उनके साथ बैठकर क्लास रिपीट नहीं करना चाहते होंगे। इसलिए अगर आपको अच्छे नंबरों से अगली क्लास में प्रमोट होना है तो आपको अभी से मेहनत करनी होगी। इसके बाद मिस लोपामुद्रा क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लेकर उन्हें उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ बताने लगी ताकि वो सावधान हो जाएं और अच्छे ग्रेड्स के लिए कमर कस लें। नालंदा के सभी स्टूडेंट्स को पता था कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी थे। उन्हें बताया गया था कि शरीर में 7 चक्र होते हैं जिन्हें सप्त चक्र या ऊर्जा की कुंडली भी कहा जाता है। जब ये स्टूडेंट्स यहाँ आए थे तो किसी का कोई भी चक्र जागृत नहीं था, लेकिन फर्स्ट ईयर में इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये कम से कम 3 चक्र तो जागृत कर लें, क्योंकि अगर शुरुआती 3 चक्र भी किसी व्यक्ति में जागृत हों तो वो स्वस्थ कहलाता है। नालंदा की शारीरिक और मानसिक रूप से थकाने वाली पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए फिट होना जरूरी था। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र और उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र कहलाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी जगह पक्की करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को 18 वर्ष की आयु से पहले कम से कम 6ठे चक्र को जागृत करना जरूरी था। इसके अलावा बाकी विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन अपेक्षित था। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, दरअसल करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि रेगुलर पढ़ाई के साथ मार्शल आर्ट्स मतलब शरीर तोड़ने वाली मेहनत और चक्र जागृत करना मतलब अपने पूरे होश को केंद्रित करना, यानी पूरा फोकस लगाना। लोपामुद्रा क्लास से ये सब बातें कर रही थी कि तभी क्लास का एक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट समीर बोला, मिस लोपामुद्रा, मैं ये करके दिखाऊंगा। कुछ और स्टूडेंट्स ने जोश में अपने हाथ ऊपर उठाए और उत्साह दिखाया। शोर मचाकर स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प महसूस कर रहे थे। मिस लोपामुद्रा ने स्टूडेंट्स से कहा कि आज की क्लास ओवर, और इतना कहकर वो क्लास से बाहर निकल गई। उसकी खूबसूरत फिगर लहराती हुई क्लास से बाहर चल दी और उसके पीछे पीछे क्लास के लड़कों की निगाहें। जब तक लोपामुद्रा नजरों से ओझल नहीं हो गई, लड़के उसे निहारते रहे। इसके बाद पूरी क्लास मयंक की तरफ मुड़ गई। कमीने मयंक को छोड़ने वाले नहीं थे आज ये सब। आज मयंक ने उस खूबसूरती की देवी को शर्मिंदा किया था जिसके सब दीवाने थे। कोई लड़का कुछ कहता, उसके पहले इरावती चिल्लाई, मयंक पीछे मुड़ो। इरावती अभी 16 साल की ही थी, लेकिन इतनी सी उम्र में वो गजब की खूबसूरत थी। उसकी काली गहरी आंखें, गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैन नक्श सबको सहज आकर्षित कर लेते थे। उसका शरीर यौवन से भरा हुआ था और क्लास के लड़के अक्सर उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें करते थे। कई लड़के उसके बारे में सोचते थे, लेकिन सभी उससे अट्रैक्टेड थे और ज्यादातर उसके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते थे। वो खड़ी हुई तो मयंक उसका हॉट फिगर देखने लगा। उसने गुस्से में मयंक से कहा, बुद्धू लड़के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? अपने ख्यालों में गुम मयंक को एहसास हुआ कि इरावती उससे बात कर रही थी। वो पलटा और बोला, तुम जेलस फील कर रही हो ना? तभी मैं कहूं कि कुछ जलने की बू आ रही है। इरावती मयंक की बात सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये उल्लू का पट्टा उस पर जेलस होने का इल्जाम कैसे लगा रहा था। उसने मयंक को डराने के लिए उसके पापा की याद दिलाते हुए कहा, मुझे जो मर्जी बोल लो, लेकिन अपने पापा को यह बात कैसे समझाओगे? मयंक सोचने लगा कि उसके पापा बीच में कहां से आ गए। फिर उसे याद आया कि उसके पापा ने उसे इरावती में इंटरेस्ट लेने को कहा था। इरावती की बॉडी शेप अट्रैक्टिव थी और आवर ग्लास फिगर और चाइल्ड बेयरिंग हिप्स होने के कारण वो अच्छी मां हो सकती थी। मयंक ने पलकें झपकाई और इरावती को देखने लगा और देखता ही रह गया। वो उसके कर्व्स से अपनी आंखें नहीं हटा सका। इरावती को देखकर उसके मुंह से निकल गया, डैम, चाइल्ड बियरिंग हिप्स। तुम्हें बेबीज पैदा करने में आसानी होगी और तुम अजीब चीजों के बारे में सोचना बंद करो। अभी हम बहुत छोटे हैं। अभी बच्चे पैदा करने के बारे में बात करने का सही समय नहीं है। मयंक के इन शब्दों से क्लास में सन्नाटा छा गया।
लड़कों को गुस्से के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। उनका मानना था कि ये मयंक हद दर्जे का कमीना और बेशर्म था। अभी कुछ ही मिनट पहले ये मिस लोपमुद्रा के साथ छिड़कानी कर रहा था और अब पूरी क्लास के सामने इरावती से गंदी बातें कर रहा था। उस इरावती से जो क्यूट और हॉट थी। इस बंदे के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। कैसे रिएक्ट करेगी इरावती इस बात पर जानने के लिए सुनते रहिए महाबली मयंक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इरावती मयंक की बात से बुरी तरह से शर्मिंदा हो चुकी थी। उसे याद आया कि एक बार मयंक के पिता ने उसके पिता के साथ दोनों बच्चों के भविष्य के रिश्ते के बारे में बात करते हुए मजाक किया था और ऐसी ही कुछ शर्मनाक बातें कह डाली थीं। उसने बात को संभालते हुए कहा कि मयंक का दिमाग कुछ ज्यादा ही गलत चल रहा था और इस वक्त वो अपने और मयंक के बारे में नहीं बल्कि मयंक के फ्यूचर के बारे में बात कर रही थी कि अगर वो एग्जाम पास करने में सफल नहीं हो पाया तो अपने पापा को क्या जवाब देगा। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स की तरह इरावती को भी शक था कि ये मयंक इतने कम समय में इतनी मेहनत करके एग्जाम कैसे पास कर लेगा, लेकिन मयंक ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया कि किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। वो